हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5। ओके, चैप्टर 5 है प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में। तो प्लांट और वाटर कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं या फिर वाटर का प्लांट्स की लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, इस चैप्टर में ये बताया गया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो है वो है वाटर इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब कि किसी भी सेल के अंदर जो कंप्लीट लिक्विड प्रेजेंट होता है, जो कि जिसको हम लाइफ लिक्विड भी कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है वाटर। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, सो ऑल मेटाबॉलिक activities are completed in the presence of वाटर। मतलब कि प्रोटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी प्रोटोप्लाज्म के अंदर कंप्लीट होती हैं, तो मतलब वाटर की प्रेजेंस में होती हैं। नंबर थर्ड पॉइंट, वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ minerals and nutrients. Water is responsible for absorption of minerals and nutrients from soil. ठीक है, मतलब रूट्स जो हैं वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं, लेकिन वो जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसकी हेल्प से होता है? वाटर की हेल्प से। सबसे पहले वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो वाटर के साथ मिक्स होते हैं, देन वाटर सक्शन प्रेशर के जैसे ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और प्लांट के सारे पार्ट्स को जो न्यूट्रिएंट्स है वो अवेलेबल होते हैं। ठीक है, एक प्रोसेस होती है जिसमें वाटर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर जो है वो स्टोमेटा के थ्रू निकल जाता है। ठीक है ना, लेकिन अब उसके लिए एक पॉइंट लिखते हैं सबसे पहले। वाटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल। ओके, सो मतलब सेल जो है वो कितना स्वेल होती है या फिर श्रिंक होती है, वो सारी चीज़ें वाटर उसको मेंटेन करता है। ठीक है, कई बार जब एक्सेस वाटर होता है तो वो स्टोमेटा के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है। तो मतलब अगर पानी ज़्यादा हो रहा है देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि उसको मतलब एक्सक्रीट करने के मैकेनिज्म है प्लांट के पास में। ठीक है, तो ये तो है वाटर की। वन मोर थिंग, absorption of minerals and nutrients from soil, and water is also responsible for translocation of substances from one place to another. ओके, तो ये तो हो गई बात वाटर की। प्लांट्स मतलब किस तरीके से डायरेक्टली रिलेटेड है प्लांट वाटर की लाइफ से। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज जो इसमें मतलब इस चैप्टर में दिया गया है, दैट इज एक मतलब नया पॉइंट आता है, दैट इज डिफ्यूजन। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द पॉइंट डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, डिफ्यूजन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट। ठीक है, सिंपल अगर डेफिनेशन देखें, सो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, उसी को ही डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन वो जो मूवमेंट होती है वो एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होती है। वो डायरेक्शन क्या होती है, उसके लिए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सो मॉलिक्यूल्स have tendency to move from their higher concentration to lower concentration। करेक्ट, मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस मूवमेंट is independent to molecules of other substances. This is known as diffusion, or this movement is known as diffusion. This is known as ठीक है, इसको समझते हैं कि होता क्या है। देखो, दो सॉल्यूशन है, इसमें भी सपोज 10 ml पानी है, 30 ml पानी है। ठीक है, और ml थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं। इट इज़ अ 1 liter वाटर। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो 1 liter वाटर। ठीक है, इसके अंदर शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मतलब इट इज़ अ शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इधर जो है वो शुगर की कॉन्सेंट्रेशन है इस साइड 2x। ओके, और इधर शुगर की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 5x, मतलब कि इधर 2x सॉल्यूशन जो 1 liter वाटर में 2x अमाउंट ऑफ शुगर ऐड है, और इधर 5x अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो ऐड है। ठीक है, तो देखो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर की कंसंट्रेशन दोनों साइड बराबर है। ठीक है, तो वाटर के जितने मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव करेंगे उतने के उतने मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव करेंगे। ये बात समझ में आ गई, क्योंकि वाटर की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है इक्वल। अब डिफ्यूजन तो होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल वाटर के इधर से इधर आएंगे उतने ही मॉलिक्यूल वाटर के इधर से इधर जाएंगे, मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इक्वल इन बोथ डायरेक्शन। ओके, जबकि शुगर मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें तो शुगर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन किधर ज़्यादा है, इधर की साइड में। तो शुगर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन अगर इधर ज़्यादा है, सो हमने डेफिनेशन लिखी, दे हैव टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो इधर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है तो शुगर मॉलिक्यूल इधर से इधर की तरफ ज़्यादा मूव करेंगे। बात समझ आई? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर से इधर ही मूव करेंगे। ठीक है, इधर से इधर भी मूवमेंट होगी, लेकिन कंपैरिजन जो है वो इधर से इधर की तरफ जो मूवमेंट होगी वो ज़्यादा होगी, और इधर से इधर जो मूवमेंट होगी वो कम होगी। बात समझ में आ गई? सो दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। ओके,
मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। अभी जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो देखते हैं, ठीक है। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ डिफ्यूजन, ये डेफिनेशन लिख लेना। एग्जाम्पल समझ में आई गया है ना कि शुगर सॉल्यूशन अगर है तो जिधर की तरफ जो शुगर सॉल्यूशन है जो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन से कम कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन की तरफ वाटर का जो शुगर मॉलिक्यूल का है वो मूवमेंट होगा। ओके, एक कंफ्यूजन होती है थोड़ा सा, उसको क्लियर कर लेते हैं कि हम बोलते हैं मूवमेंट फ्रॉम हाई concentration to lower concentration, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, एंड वन मोर थिंग, लगेगा कि डिफरेंट है लेकिन है सेम चीज, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम lower concentrated solution to higher concentrated ठीक है। हमने क्या बात की यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट। एक होता है जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है। मतलब कि सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर, एंड सॉल्यूट क्या होगा, शुगर और सॉल्ट और एनी सॉलिड सॉल्यूशन, ओके, मतलब एनी सॉलिड सब्सटेंस। तो फर्स्ट लाइन में हमने बोला मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये तो मॉलिक्यूल के मूवमेंट की टेंडेंसी होती है। दूसरी चीज हमने बोली थी कि मॉलिक्यूल्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब दो सब्सटेंस है अगर, तो जैसे कि यहाँ पे वाटर और शुगर के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला, मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट मूव फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब है लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, और हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम शुगर की क्वांटिटी देखें, मतलब वाटर की क्वांटिटी अगर इक्वल है और शुगर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, तो मतलब अल्टीमेटली वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो इधर से इधर की तरफ होगा। ये बात समझ में आई? शुगर मॉलिक्यूल का मूवमेंट इधर से इधर ही होगा, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल की जो मूव करने की टेंडेंसी है वो लोअर कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब कम गाढ़े सॉल्यूशन से वो ज़्यादा गाढ़े सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे। बात समझ में आ गई?
ये बात समझ आई? ऐसा नहीं है कि इधर गाढ़ा सॉल्यूशन है तो इधर की तरफ मूव करेंगे वाटर मॉलिक्यूल। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के लिए ये डेफिनेशन। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ओके, आगे देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। Factors which affect the rate of diffusion। ठीक है, तो फर्स्ट है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है ना, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगी? इंक्रीज। इंक्रीज इन टेम्परेचर increase the rate of diffusion। ओके, टेम्परेचर जो है जैसे ही वो इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो जाएगी। द अनदर फैक्टर अफेक्टिंग रीजन इज डेंसिटी ऑफ डिफ्यूजन पार्टिकल्स। ठीक है, डिफ्यूजन पार्टिकल्स मतलब कि जिन मॉलिक्यूल्स को मूव करना है अगर वो डेंस होंगे, मतलब अगर उनका नंबर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे सॉल्यूशन जो है वो गाढ़ा होता जाता है तो जो मूवमेंट है वो क्या होती है? स्लो होती है। ठीक है, सो इफ the number of diffusion particle is high, so rate of diffusion get स्लोअर। मतलब कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स जैसे ही इंक्रीज होंगे वैसे ही रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो ऐसे लिख सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू under root number of diffusion particles। ठीक है, नीचे तक दिखाई दे रहा है सबको? ओके, सो द थर्ड वन, diffusion particles pressure gradient। diffusion particle pressure gradient
अगर प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? गुड। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, देखते हैं क्या है, देन इसको कंटिन्यू करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिफ्यूजन में gaseous exchange in environment is possible due to diffusion. Okay, the second one is removal of excretory wastes. ये दो सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं, ठीक है। मतलब कि अगर हम बात करें गैसेस एक्सचेंज की, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दिस इज मतलब अगर हम चलो ह्यूमन की बात लेके करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, दिस इज अ ब्लड वेसल, ठीक है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो ज़्यादा है, ठीक है, और मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं एनवायरनमेंट से तो दिस इज एल्वियोलाई, यहाँ पे ऑक्सीजन आती है, ठीक है, O2 का जो नंबर है वो यहाँ पे जाता है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ मूव करती है बिकॉज उसकी हायर कंसंट्रेशन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो इधर से इधर की तरफ मूव करके आती है बिकॉज क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा है। तो गैसेस एक्सचेंज एनवायरनमेंट में क्यों पॉसिबल है, ड्यू टू डिफ्यूजन। तो ये तो है इंपॉर्टेंस डिफ्यूजन का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।